नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है दो बहुरानियां। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए सूरत आई हूँ, अपने दूसरे बेटे पंकज के पास रहूंगी कुछ दिन। बड़ा बेटा पटना में रहता है। उसकी बहू पूनम से मेरी बनती ही नहीं। बड़ी मुश्किल से 3 महीने रह पाई उसके पास। अब ये छोटी रागिनी तो उससे भी तेज है। पंकज के साथ ही बैंक में नौकरी करती है। आज मैं शाम के समय घर के नजदीक वाले पार्क में घूम रही थी। अचानक बेंच पर बैठी एक महिला दिखी। वो अकेली बैठी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे बात की जाए। मैं उनके पास पहुंची। मैंने ध्यान से देखा। 50 से 55 के बीच की उम्र होगी उनकी। मैं वहीं बेंच पर बैठ गई और उनसे पूछा, आप यहीं कहीं रहती है क्या? आज से पहले आपको यहाँ नहीं देखा। उस महिला ने मुझे नमस्ते कहा तो मैं झेप गई। मैंने तो उनसे नमस्ते की ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर दी। फिर मैंने भी उनको नमस्ते किया। वे बोली, 2 दिन पहले ही वे लखनऊ से यहाँ अपने तीसरे बेटे के पास रहने आई हैं। उन्होंने अपना नाम आशा बताया। मैंने गौर से देखा, बिल्कुल अपने नाम जैसी ही थी वे। जीने की आशा से भरपूर। बड़े करीने से प्रेस की हुई सूती साड़ी पहनी हुई थी वे। बहुत ही तरीके से बाल भी संवारे थे। मैंने अपनी सूती साड़ी को देखा, जो जगह जगह से मुड़ी तुड़ी हुई थी, और मेरे बाल भी काफी उलझे और बिखरे हुए थे। कुछ इधर उधर की औपचारिक बातें करके और कल फिर मिलने की बात कहकर मैं अपने घर आ गई। आते ही मैं सीधे अपने कमरे में चली गई। आईने में खुद को देखा। मैं भी तो उसकी ही उम्र की हूँ। मैं इतनी बूढ़ी क्यों दिखती हूँ? तभी मुझे ध्यान आया, पूनम मुझे हमेशा कहती थी, माँ जी साड़ी अच्छे से पहनकर बाहर जाइए, बालों को रंग लीजिए। मैं हमेशा उसको डांट दिया करती और कहती कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम क्या अच्छा लगता है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। इन्हीं बातों से मेरे और पूनम के बीच में हमेशा तकरार होती रहती थी। उस दिन रविवार था। सुबह से मैं बेचैन थी। पंकज और रागिनी दोनों घर में ही थे, अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी तभी पंकज ने आकर पूछा, माँ क्या बात है, ठीक तो हो? बेचैन लग रही हैं, कुछ चाहिए? तबीयत तो ठीक है? कुछ चाहिए हो तो बताइए मुझे। तब मैंने सकुचाते हुए कहा, पंकज मुझे अपने बालों को रंग करना है और मेरी 4 साड़ियाँ हैं जो प्रेस करवानी है। ठीक है माँ, मैं सब करवा दूंगा और कलर भी ले आऊंगा बालों के लिए। फिर उसने रागिनी को जाकर बताया। कुछ देर बाद रागिनी कलर और ब्रश लेकर आई और मुझसे बोली, लाइए माँ जी, मैं लगा देती हूँ। मेरे मना करने के बाद भी उसने मेरे बालों को बहुत ही अच्छे से रंग दिया। कुछ देर बाद मैं नहा कर आई तो उसने एक सुंदर सी प्रेस की हुई सूती साड़ी दी और कहा, माँ जी आज आप ये साड़ी पहनकर पार्क जाइएगा। उसकी बातों से आज पहली बार मैं बहुत खुश हुई। दोपहर में खाना खाकर रागिनी की दी हुई साड़ी लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझसे शाम का इंतजार हो नहीं रहा था। बड़ी उत्सुक थी मैं पार्क जाने के लिए। जैसे ही 5 बजे मैंने रागिनी की दी हुई साड़ी पहनी और पार्क की तरफ चली गई। पंकज और रागिनी भी मेरे इस बदले हुए रूप से बहुत खुश थे और शायद आश्चर्यचकित भी। मैं जैसे ही पार्क में पहुंचकर बेंच पर बैठी, आशा आती हुई दिखी। वो भी आकर मेरे बगल में बैठ गई। हम दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। मैं तो आशा और उसकी बहू के बीच होने वाले खटपट के बारे में सुनने की इच्छुक थी, क्योंकि जब मैं पटना में बड़े बेटे बहू के पास रहती थी तो शाम के समय मोहल्ले की सभी सासें मिलकर एक दूसरे से अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां ही किया करती थी। मैंने ही शुरुआत कर दी। मैंने कहा, आशा जी ये बहुएं जाने अपने आप को क्या समझती है। मुझे तो उन लोगों का रवैया, उनका रहन सहन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आशा जी मेरी तरफ मुखातिब हो गई। नहीं सुलेखा जी, ऐसा नहीं है। समय के अनुसार बहुत कुछ बदल ही जाता है। मेरी तीनों बहुएं मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मेरे पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटे काम पर चले जाते तो बहुओं ने ही मुझे संभाला। मेरी बड़ी बहू सरकारी हॉस्पिटल में नर्स है। उसने 1 महीने की छुट्टी ले ली थी मेरे लिए। मेरी दूसरी बहू घर में रहती है। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। और छोटी वाली बुटीक चलाती है। उसने भी 1 महीने तक अपना बुटीक बंद रखा, जिससे कि वह मेरे ऊपर ध्यान दे सके।
मेरी बहुओं का ही मुझे सहारा है और मैं इसी वजह से अपने गम से बाहर आ सकी। अब मैं कैसे कहूँ कि उनका रवैया अच्छा नहीं। आशा की बात सुनकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि मेरे जीवन में आई ये पहली महिला थी जो बहुओं की बुराइयों की जगह उनका गुणगान कर रही थी। कल मिलने का वादा करके हम दोनों अपने अपने घर चली गई। आजकल मैं रागिनी से किचकिच नहीं कर रही थी। मेरे इस बदले हुए व्यवहार से दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित थे। फिर भी किसी तरह घर में शांति है, ये देखकर सबको बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन फिर मैं रोज के समय पार्क पहुंच गई। आशा भी आ गई थी। मैंने इधर उधर की बातें करने के बाद कहा, आशा जी, कल रात मेरी बहू ने खीर बनाई, चावल थोड़े कच्चे थे। मैंने कह दिया तो उसने मुंह फुला लिया। आशा ने कहा, मेरी बड़ी बहू ने भी एक बार खीर बनाई थी और चावल कच्चे रह गए थे। मैंने मन में सोचा कि खुद भी तो खाएगी इस खीर को, तब पता ही चल जाएगा उसे। मैं अपने मुंह से बोलकर क्यों बुरी बनूं। और सच में वही हुआ। मेरी बहू ने मुझसे आकर पूछा, माँ जी, आपने क्यों नहीं बताया कि खीर में चावल कच्चे हैं। तब मैंने उसे बताया, बहू, मैं कहती तो तुझे जरूर बुरा लगता, क्योंकि मैं तो तेरी सास हूँ। ये रिश्ता ही ऐसा है। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया। आगे से कभी भी खीर के चावल कच्चे नहीं होंगे अब, कहकर मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। ये सुनकर तो मैं एकदम दंग रह गई। आशा की बातों में कहीं भी किसी की शिकायत नहीं होती थी। जिंदगी को देखने का उनका जो नजरिया था, वो मैंने आज तक किसी सास या किसी औरत में देखा ही नहीं था। शाम को मैं घर आई तो रागिनी ने बैंक से आकर सबके लिए प्याज के पकौड़े और चाय बनाई। वैसे वो खाना अच्छा बनाती थी, पर मैंने कभी उसकी तारीफ नहीं की। आज मैंने कहा, रागिनी, पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं, मेरे लिए थोड़ा और लाना। सुनकर रागिनी भी दंग रह गई। अब मैं और ज्यादा शांत हो गई थी। रागिनी के किसी भी काम में नुक्स नहीं निकालती थी, खाने की भी तारीफ करती। एक दिन रागिनी किसी से फोन पर बात कर रही थी और मैंने सुना वो कह रही थी, मेरी सास बहुत ही अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। ये सुनकर मेरा मन गदगद हो गया। एक शाम आशा पार्क में नहीं आई। मैं बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही। आखिर थक कर मैं वापस घर चली आई। अगले दिन फिर मैं पार्क गई। रविवार था और तीसरा दिन भी आशा जी आ ही नहीं रही थी। मेरा फोन नंबर उन्होंने लिया था, पर मुझे अपना नंबर नहीं दिया था। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। मैंने फोन नहीं उठाया। दोबारा फोन बजा। मुझे लगा कि आशा जी का फोन हो सकता है। ये सोचकर मैंने फोन उठा लिया। उधर से एक अनजान औरत की आवाज आई, हेलो, आप सुलेखा जी बात कर रही हैं क्या। मैंने हाँ कहा। उधर से बोलने वाली औरत ने बताया, आशा जी का निधन हो गया है। उनके कमरे से एक आपका फोन नंबर और आपके नाम की एक चिट्ठी मिली है। आप तुरंत यहाँ पलक वृद्धाश्रम में आ जाइए। मैं घबरा गई और तुरंत अपने घर गई। वहां से पंकज और रागिनी को सारी बात बताकर उनके साथ वृद्धाश्रम पहुंची। आशा जी का पार्थिव शरीर देखकर मुझे बहुत रोना आया। मैंने वृद्धाश्रम में पूछताछ की तो पता चला कि आशा जी के पति के मरते ही तीनों बेटे और बहुओं ने उनका सब कुछ धोखे से लेकर उनको घर से निकाल कर यहाँ पहुंचा दिया था। तभी उस फोन करने वाली औरत ने मुझे आशा जी का पत्र दिया। उसी औरत ने बताया कि इनको अस्थमा था। कल रात को बहुत तेज अस्थमा का अटैक आया और इनके प्राण निकल गए। मैंने वो पत्र खोला। उसमें लिखा था, मेरी प्रिय सखी सुलेखा, बहुत प्यार। पत्र देखकर आश्चर्य मत करना। मैंने बहुत कोशिश की तुमको अपना सच बताने की, पर तुम्हारे साथ मैं अपनी उस गृहस्थी को जी रही थी जो मेरी कल्पना में थी। तुम्हारे मुंह से बहुओं की बुराइयां सुनकर मुझे अपनी बहुएं याद आती थी। तुम तो बहुत भाग्यवान हो। कम से कम तुम्हारे बेटे और बहू ने तुम्हें घर से तो नहीं निकाला। तुम आज भी उस घर की सदस्य हो, बल्कि ये कहना चाहिए कि मालकिन की तरह ही हो। सबके साथ बैठकर खाती पीती हो। तुम्हें बेचैन देखकर तुम्हारे बेटे और बहू परेशान होते हैं। मेरे भाग्य में ये सब सुख कहाँ। कुछ ही दिनों में मैंने तुम्हारे साथ अपनी काल्पनिक गृहस्थी और बेटों बहुओं का जो सुख प्राप्त किया है, वो मेरे लिए अनमोल रतन है। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले, इसके लिए क्षमा करना। मैं अब नहीं बचूंगी। मेरी तबीयत ने मुझे इशारा दे दिया है। तुमसे प्रार्थना है कि मेरे बेटे बहुओं को मेरे मरने की कोई खबर नहीं करना। पंकज और रागिनी भी मेरे बेटे और बहू हैं। उनसे ही मेरा क्रियाकर्म करवा देना। तुम्हारी सखी आशा। पत्र पढ़कर मैं खूब रोई।
वहाँ रहने वाले लोगों ने उनके बेटों और बहुओं को खबर करने की बात कही, पर मैंने मना कर दिया। आशा ने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया है। मैंने वो पत्र पंकज और रागिनी को दिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे और वो दोनों अपना फर्ज पूरा करने के लिए तैयार थे। मित्रों, प्रस्तुत कहानी की लेखिका अभिलाषा आभा जी हैं। आभा जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी शिक्षाप्रद कहानी के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से बहुत सारी महिलाएं एक अच्छी सीख ग्रहण करेंगी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी दो बहुरानियां। आपको कहानी कैसी लगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्यारी कहानी आपको ज़रूर खूब अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।